let us start this session which is on inheritance and succession planning. So, whenever I start this session, I always ask a question, and I'll ask you the same question. Question is, if you die today, what would you leave behind for your family and children? An inheritance or a mess? अगर आज की डेट में आपकी मृत्यु होती है तो अपने परिवार और बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? संपत्ति या विपत्ति? ये सेशन करने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों के लिए सच में संपत्ति छोड़ के जाएं और विपत्ति से उन्हें बचा लें, राइट? तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू नो हाउ टू डू इट, राइट? सो जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. पहला है वेल्थ एनहांसमेंट, दूसरा है प्रोटेक्शन और तीसरा है ट्रांसफर. कि मैं इस वेल्थ को एनहांस कैसे करूं, ग्रो कैसे करूं, एक्यूमुलेट कैसे करूं. दूसरा है इसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, सेफगार्ड कैसे करूं. और तीसरा है मेरे बाद इस वेल्थ का क्या होगा. हम में से ज़्यादातर लोग खाली वेल्थ एनहांसमेंट में लगे रहते हैं. हम प्रोटेक्शन और ट्रांसफर की ना तो बात सोचते हैं ना उसके ऊपर काम करते हैं. अगर इन तीनों में से मैं बोलूं आपकी लाइफ में सबसे इग्नोर्ड एरिया क्या है, तो वो होगा वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग. और जब मैं वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग की बात करता हूं तो मैं अपने आप को इंश्योरेबल रिस्क तक लिमिट नहीं कर रहा. आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिस्क हैं जो इंश्योरेबल हैं, जिसकी आप इंश्योरेंस खरीद कर थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं. रिस्क ऑफ डाइंग अर्ली, रिस्क ऑफ मीटिंग एन एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ हैविंग अ हेल्थ हैजर्ड, ये सब इंश्योरेबल रिस्क है, राइट? कुछ रिस्क ऐसे हैं जो एनवायरमेंटल है, जो एनवायरमेंट से आ रहे हैं आपकी लाइफ में. स्टॉक मार्केट फॉलिंग, इंटरेस्ट रेट राइजिंग, इकोनॉमी गोइंग इनटू रिसेशन, ट्रम्प बीइंग स्वॉर्न एज अ प्रेसिडेंट समवेयर, ये सब एनवायरमेंटल रिस्क है. पर कुछ रिस्क ऐसे हैं जो ना तो एनवायरमेंटल है ना ही वो इंश्योरेबल है, पर ये आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. मैं उन रिस्क को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ. मैं आपको एक रिस्क का एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे बताइए रिस्क है या नहीं है. एक आदमी था, उसकी नेटवर्थ थी 100 करोड़ रुपीस और उसका एक ही बेटा था, इकलौता बेटा, ओनली सन. उसने क्या किया, इकलौते बेटे की फेवर में एक विल बनाई और विल बनाने के 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो गई. जैसी उसकी डेथ हुई, उसके ओनली सन के पास ये 100 करोड़ की वेल्थ मूव कर गई और सब कुछ सही चला अगले 8 महीने तक. पर जैसे ही 8 महीने पूरे हुए, सन्स वाइफ अप्लाइड फॉर अ डाइवोर्स और एलिमनी में शी डिमांडेड 50% ऑफ दिस 100 करोड़ रुपी वेल्थ एंड कोर्ट्स गेव हर. इज इट अ रिस्क? इज इट अ रिस्क? इज इट इंश्योरेबल? डज इट कम फ्रॉम एनवायरमेंट? But none of us want our wealth to go to any in-law, whether that's a son-in-law or a daughter-in-law. We all want it to go to whom? To our daughters and sons. And this unintended recipient of your wealth is called a predator. It's called a predator. Wealth protection planning की भाषा में से कहते हैं predator. और मैं पिछले 14 years से इस काम को कर रहा हूँ. मुझे आज तक एक भी इंडिविजुअल या फैमिली नहीं मिली जिनके यहाँ प्रेडेटर ना हो या ना होने की संभावना हो. और आप लोग सब क्या सोच रहे हो? मेरे यहाँ तो एक भी नहीं है. द ओनली रीजन यू कैनॉट फाइंड अ प्रेडेटर इन योर फैमिली इज ओनली वन. यू नो द रीजन? यू आर अलाइव. यू आर अलाइव प्रोटेक्टिंग योर वेल्थ एंड फैमिली. जस्ट इमेजिन यू आर नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड. कौन कौन प्रेडेटर बनेगा? लिस्ट बनेगी, लिस्ट, 1-2 नाम नहीं होंगे. एंड इट इज योर जॉब टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व योर वेल्थ अगेंस्ट सच पोटेंशियल प्रेडेटर्स. दैट इज वेल्थ प्रोटेक्शन प्लानिंग. पर आज का सेशन जो है ये वेल्थ ट्रांसफर प्लानिंग के बारे में है. और वेल्थ ट्रांसफर प्लानिंग को हम कहते हैं एस्टेट प्लानिंग. पर जब भी मैं एस्टेट प्लानिंग की बात शुरू करता हूं, पहली चीज मुझे बतानी पड़ती है कि ये रियल एस्टेट प्लानिंग के बारे में नहीं है. लोग सोचते हैं ये रियल एस्टेट की कोई प्लानिंग हो रही है, क्योंकि ये जो वर्ड एस्टेट है ये कॉमन है रियल एस्टेट और एस्टेट प्लानिंग में. व्हाट मेक्स अप योर एस्टेट? आपकी एस्टेट एक्चुअल में क्या होती है, पहले समझना जरूरी है. तो डेफिनेशन कहती है एवरीथिंग विच यू ओन टुडे इज योर एस्टेट, एवरीथिंग विच यू विल ओन ऑन द डेट ऑफ योर डेथ इज ऑल्सो योर एस्टेट, एंड एवरीथिंग यू ओन आफ्टर योर डेथ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एस्टेट.
जो कुछ आपके पास आज है वो आपकी एस्टेट है, जो कुछ आपके पास होगा आपकी डेथ वाले दिन वो भी आपकी एस्टेट है, और जो डेथ के बाद मिलने वाला है वो भी आपकी एस्टेट है। और मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, डू यू नो व्हाट डू यू ओन टुडे? अगर मैं आपको एक प्लेन पेपर दूं और कहूं इसमें अपने लिस्ट ऑफ एसेट्स बना दो पूरे, आप क्या एक कंप्लीट लिस्ट बना सकते हैं? कितने लोगों को यहां पे पता है कि आई ओन दिस मच टुडे? कितने लोग कंप्लीट लिस्ट बना सकते हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। नहीं, किसी को नहीं पता। 99.9% पीपल इन दिस वर्ल्ड डू नॉट नो व्हाट दे ओन, और आप भी उसी लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूव करता हूं कि आपको पता ही नहीं आपके पास क्या क्या है, राइट? सबसे पहले ये प्रूव करते हैं। तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी था बिजनेसमैन, उसने क्या किया, अपना बिजनेस अपने बड़े लड़के को दे दिया विल से। उसकी डेथ के बाद उसका पूरा बिजनेस उसके बड़े लड़के तक पहुंच गया, और क्योंकि उसने कुछ नहीं किया इस कारण उसके छोटे लड़के के हाथ में उसका मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी चला गया। अब क्या होगा? बिजनेस दिया बड़े वाले को, छोटे वाले के हाथ में क्या आ गया? मोबाइल फोन नंबर और ईमेल आईडी। अब क्या होगा? या तो बिजनेस बड़े से छोटे पे जाना शुरू कर देगा, या दोनों भाई लड़ना चालू कर देंगे। और ये दोनों ही चीजें ये आदमी नहीं चाहता था। पर क्वेश्चन ये है, जब मैं आपको आपकी विल बनाने को कहूंगा तो आप में से कितने लोग उस विल में लिखेंगे, मेरी डेथ के बाद मेरा मोबाइल फोन नंबर इसको दे देना, मेरी ईमेल आईडी इसको दे देना? इज योर मोबाइल फोन नंबर एन एसेट और नॉट? इज इट एन एसेट? पर ये आपके लिस्ट ऑफ एसेट्स में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपके पास क्या क्या है। ये जानने के लिए भी कि आपके पास क्या क्या है, आपको मेरे जैसे प्रोफेशनल की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे बताओ मेरे पे क्या क्या है, राइट? इन टुडेज वर्ल्ड a common person has 4 types of assets. First are called physical assets, land, building, machinery, jewelry, gadgets, जो भी बोलो। Second are financial assets, shares, mutual fund, bank account balance, etc. Third, which are becoming very very important today, they are called digital assets. Mobile phone number, email ID, website URL, domain hosting, right? बहुत सारे हैं आपके पास, है ना? इसमें कुछ एग्जॉटिक वाले भी हैं जो आपके ध्यान से छूट जाएंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, माइल्स ऑन एन एयरलाइन। एसेट्स नहीं है? हैं। और आखिर में इंटेंजिबल एसेट, जिनको आप टच नहीं कर सकते, आपके लोगो, ट्रेडमार्क, आईपीआर, पेटेंट, कॉपीराइट्स, राइट? और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं भी क्लासीफाई नहीं कर पाया कि इनको कहाँ डालूं, राइट? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सोचिए आप कहाँ तक सोच जा सकती है। इट्स कॉल्ड टिश्यू ऑन आइस। वर्ड सुना है, टिश्यू ऑन आइस? जब आपके बच्चे का बर्थ हुआ था तो आपने उसके स्टेम सेल फ्रीज करा दिए थे 99 ईयर्स के लिए। आर दे नॉट एन एसेट? आर दे नॉट एन एसेट? या क्या आपकी लिस्ट ऑफ एसेट्स में आएंगे? तो मोस्ट पीपल डू नॉट नो व्हाट दे ओन। ये डेफिनेशन फर्दर कहती है, एवरीथिंग विच आई ओन आफ्टर माई डेथ, जो कुछ मुझे डेथ के बाद मिलेगा वो भी मेरी एस्टेट है। वो क्या चीज है शायद आपको डेथ के बाद मिल जाए, अपार्ट फ्रॉम अ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम विच यू ऑलरेडी नो। आपको एग्जांपल देता हूं एक चीज का जो शायद डेथ के बाद मिल जाए। सपोज यू आर ट्रैवलिंग इन दैट मलेशियन एयरक्राफ्ट दैट क्रैश्ड and government of Malaysia pays a claim of 5 crore rupees post your death. Who owns this 5 crore rupees? ये 5 करोड़ रुपए किसका है? ये लीगल हेयर्स का नहीं है, या आपकी फैमिली का नहीं है। इसका रियल ओनर वो आदमी था जो प्लेन में ट्रेवल कर रहा था, जिसकी डेथ हुई, और ये आदमी अपने जीते जी इस पैसे को अपनी इच्छा से ट्रांसफर कर सकता था, बिकॉज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज वेल्थ। So what is your estate? Everything which you own today is your estate. Everything you own on the date of your death is your estate, and everything which you own after your death is also part of your estate, right? Estate planning क्या है? Systematic plan to distribute your estate as per your wishes in future. और कुछ questions हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ ये जानने के लिए कि क्या आपको estate planning की जरूरत है या नहीं।
राइट, और आपको ये अपने लिए सही आंसर करने। तो अगर आपका आंसर येस है तो आप मुझे थम्स अप दिखाना, नो है तो थम्स डाउन दिखाना, राइट। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ऑल ऑफ यू आर विद मी एट द बैक। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, डू यू वांट टू हैव फुल कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी व्हाइल यू आर अलाइव? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर आपका ही कंट्रोल रहे जब तक आप जिंदा हैं? कितने लोग चाहते हैं? आप सब चाहते हैं। और हम सबको इंश्योर करना चाहिए जब तक हम जिंदा हैं हम अपनी प्रॉपर्टी पर पूरा कंट्रोल बना के रखें। क्यों? ये जो कंट्रोल है आपका आपकी प्रॉपर्टी पे, यही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और जो लोग इस कंट्रोल को छोड़ देते हैं जीते जी, वो इस दुनिया के सिंघानिया बन जाते हैं। आप सबने रेमंड का केस सुना है। फादर ने अपने बेटे को उस टाइम के 1000 करोड़ रुपए के शेयर दिए। कहाँ पहुंच गए फादर? अब तो चले गए, पर कहाँ पहुंच गए? रोड पे। अगर आपको रोड पे नहीं पहुंचना है तो जीते जी अपनी प्रॉपर्टी का कंट्रोल किसी को मत दीजिए। एक मैसेज मैं हर बार देता हूं लोगों को, वो क्या है? दुनिया में सबसे प्यार करो, खूब प्यार करो, पर किसी से भी अपने से ज्यादा प्यार मत करो। सबसे ज्यादा प्यार किससे करना चाहिए? अपने आप से। देयर इज वर्च्यू इन सेल्फिशनेस। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए ये है, डू यू वॉन्ट टू, in case you become disabled or incapacitated, would you still like to take care of yourself and your family, at least financially if not physically? कितने लोग करना चाहते हैं? सपोज आप कोमा में चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, क्या ऐसी स्थिति में भी आप अपनी और अपनी फैमिली की फिनेंशियल प्रोटेक्शन करना चाहेंगे या नहीं? सब करना चाहेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए जो आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू यू वॉन्ट टू गिव वॉट यू वॉन्ट to whom you want, the way you want, and when you want after your death? क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपके बाद उसी को मिले जिसको आप देना चाहते हैं, उसी समय मिले जिस समय आप देना चाहते हैं, उसी तरह से मिले जिस तरह से आप देना चाहते हैं, और उतनी ही मिले जितनी आप देना चाहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? यू वॉन्ट टू कीप कंट्रोल ओवर योर प्रॉपर्टी व्हाइल यू आर अलाइव, बट यू वॉन्ट टू मेंटेन दैट कंट्रोल इवन आफ्टर यू आर डेड। जीते जी तो अपनी प्रॉपर्टी पे कंट्रोल बनाए रखना चाहते हो, मरने के बाद भी वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते, नहीं। और आखिरी क्वेश्चन है सीरीज ऑफ क्वेश्चन में ये है, डू यू वांट टू पास योर प्रॉपर्टी एंड वेल्थ इजीली एंड पीसफुली टू द नेक्स्ट जनरेशन? क्या आप चाहते हैं आसानी से बिना लड़ाई झगड़े के आपकी संपत्ति आपकी अगली जनरेशन तक पहुंच जाए? कितने लोगों ने इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ करें? अगर आपके आंसर इन चारों के हाँ हैं तो आपको एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग ही वो तरीका है जिससे इन चारों क्वेश्चन के आंसर हाँ होने वाले, राइट। व्हाई हैव अ एस्टेट प्लान? टू क्लियरली गिव योर प्रॉपर्टी एज पर योर विशेज सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ डिस्प्यूट आफ्टर योर डेथ। अपने बाद डिस्प्यूट को बचाने के लिए एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, इस एस्टेट प्लानिंग बिकॉज ऑफ योर वेल्थ? क्या मुझे अपनी एस्टेट प्लानिंग अपनी वेल्थ को डिवाइड करने के लिए करनी चाहिए? क्या इसको अपनी वेल्थ को पास ऑन करने के लिए करनी चाहिए? क्या इसका पर्पस आपकी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है? क्या इसका पर्पस आपकी वेल्थ है? एक्चुअल में एस्टेट प्लानिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट वेल्थ। ये वेल्थ का मामला ही नहीं है, ये वेल्थ के बारे में ही नहीं है। The real reason you should do your estate planning is not your wealth. The real reason of doing estate planning is and always will be people you love the most, whom you would be leaving behind one day. इसके असली रीजन है your children, your spouse, your parents. These are the reasons why you should do your estate planning. These are the reason why you should do your estate planning. आपकी वेल्थ किसके लिए? आपकी वेल्थ किसके लिए? आपके बाद इनके लिए। तो कौन ज्यादा जरूरी है, ये या वेल्थ? ये नेवर एवर थिंक आई शुड डू इट बिकॉज ऑफ द वेल्थ आई हैव क्रिएटेड, यू शुड डू इट बिकॉज ऑफ द पीपल यू लीव बिहाइंड। अब मैं आपसे कुछ कंसर्न्स पूछता हूं, मुझे बताइए कंसर्न है या नहीं। पहले फैमिली कंसर्न्स पूछता हूं। पहला रिस्क मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, रिस्क दैट आफ्टर योर डेथ योर वेल्थ माइट नॉट गो टू योर स्पाउस बिकॉज देयर अदर पीपल अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस हु आर लीगल हेयर। तो आप में से कितने लोगों ने अपनी विल बना रखी है आज की डेट में?
जस्ट रेज योर हैंड्स अगर किसी ने विल बना रखी है अपनी। गुड। तो अगर आपने विल नहीं बनाई और आपकी डेथ हो गई तो आपकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी आपको पता है? ये डिपेंड करता है आपके रिलीजन पे। सपोज आप एक हिंदू हैं और मेल हैं, आप एक हिंदू पुरुष हैं, तो और आपकी डेथ हो जाती है तो आपके लीगल हेयर्स कौन है? सबसे ऊपर अपनी मदर का नाम लिख दीजिए इफ शी इज अलाइव, उसके नीचे अपनी वाइफ का नाम लिख दीजिए इफ शी इज अलाइव, उसके नीचे अपने सारे बच्चों का नाम लिखिए जो आज की डेट में अलाइव हैं, और उसके नीचे अगर किसी बच्चे की डेथ हो गई जिसके बच्चे भी अलाइव हैं या वाइफ अलाइव है तो उस बच्चे का नाम लिख दीजिए। काउंट करें कितने लोगों के नाम लिखें, इन सब में बराबर बांट दी जाएगी। यही लीगल हेयर्स हैं हिंदू मेल के। क्या ये सिस्टम ऑफ डिवीजन आपको पसंद है या आप चाहते हो पहले मेरी वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए? दोनों में से बेटर कौन सा है? दोनों में से बेटर तरीका कौन सा है? वाइफ्स को आंसर नहीं करना है, हस्बैंड को आंसर करना है। हाँ, तो दोनों में से बेटर तरीका कौन सा है? तो अगर आप चाहते हो पहले वाइफ पे जाए फिर बच्चों पे जाए, मेक अ विल। विल के एब्सेंस में ऐसी जाने वाला है, राइट? तो हैव यू क्रिएटेड अ विल? चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं अब, किस उम्र तक एक आम इंडियन को विल बना देनी चाहिए? एट व्हाट एज शुड अ नॉर्मल इंडियन क्रिएट अ विल? बाय व्हाट एज शुड अ नॉर्मल इंडियन क्रिएट अ विल? हाँ बताइए। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता चल जाएगा आपको आपकी विल कहाँ बनानी है, कब बनानी है। तो अपने एक पेज पर या अपने मन में अपनी डेट ऑफ बर्थ सोचिए, सोचिए, है ना। अब हम जानना चाहते हैं विल कब बनानी चाहिए। अब इसके नीचे अपनी डेट ऑफ डेथ लिख दो। कुछ लोग लिख भी रहे हैं। तो विल कब बनानी चाहिए? बिफोर यू डाई, एंड नन ऑफ अस नो आवर डेट ऑफ डेथ। तो व्हाट इज द बेस्ट डे टू क्रिएट अ विल? टुडे यू आर लेट, यू शुड हैव मेड द विल द डे यू टर्न्ड मेजर एंड क्रिएटेड योर फर्स्ट एसेट। वो बेस्ट डे था, एंड वी आर लकी दैट वी कैन स्टिल मेक इट। हम लकी हैं, अभी तक बना सकते हैं। बिकॉज इफ यू डाई विदाउट द विल, हु वुड सफर? सजा किसको मिलेगी? पीपल यू लव द मोस्ट, दे विल बियर द ब्रंट ऑफ योर नॉन एक्शन। डोंट लीव देम विद मेस, लीव देम विद इनहेरिटेंस, राइट? चलिए ये मैं नहीं करूंगा, मेरे पे टाइम नहीं है। आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर माइनर चिल्ड्रन? आप में से कितने लोग ऐसे इनके बच्चे माइनर हैं अभी? माइनर चिल्ड्रन। क्वेश्चन ये है, इन केस बोथ ऑफ यू पास अवे व्हाइल द चाइल्ड इज माइनर, हु गेट्स द कस्टडी ऑफ योर चाइल्ड? मैं पैसों की बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं किसके पास ये लीगल अधिकार होगा कि आप दोनों के बाद आपके बच्चे को अपने पास रखे, पाल पोस के बड़ा करे और मेजर होने पे इंडिपेंडेंट कर दे? उसके लिए आपने क्या किया? और आपके हिसाब से किस पे? ये ग्रैंड पेरेंट्स पे नहीं जाएंगे बच्चे, ये मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स पे नहीं जाएंगे, ये आपके भाई को नहीं मिलेंगे, उनके भाई को नहीं मिलेंगे। क्योंकि एज पर द इंडियन गार्डियनशिप एंड मेंटेनेंस एक्ट खाली 3 तरीके के गार्डियन होते हैं। पहला है नेचुरल गार्डियन, और पेरेंट्स के अलावा किसी बच्चे के और कोई नेचुरल गार्डियन होते ही नहीं। पेरेंट्स अगर नहीं होते तो सोसाइटी बिकम्स द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड, एंड सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेंगे बच्चा कहाँ जाएगा। और इंडिया में जज प्रिफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ओवर इंडिविजुअल्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम इन प्लेस है जहां बच्चे को मॉनिटर कर सकते हैं जज। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं जो उन बच्चों का ध्यान रखते हैं इनके पेरेंट्स नहीं है? ऑर्फनेजेस। तो वुड यू लाइक योर चाइल्ड टू गो टू एन ऑर्फनेज इन केस बोथ ऑफ यू पास अवे व्हाइल द चाइल्ड इज माइनर? फॉर दैट पर्पस the law has a provision of a third type of guardian which is called testamentary guardian. हर एक पेरेंट के पास ये लीगल पावर है कि अपने जीते जी अपने बच्चे का गार्डियन अपॉइंट कर दे, पर उसके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है जो कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट बना दिया तो आपके बच्चे की कस्टडी उसको मिलेगी जिसको आप देना चाहते हैं, और किसी जज पे ये राइट नहीं होगा वो डिसाइड करे बच्चा कहाँ जाएगा। प्लीज क्रिएट अ लेटर ऑफ गार्डियनशिप इफ यू हैव माइनर चिल्ड्रन। आपके बच्चों से प्रेशस आपके पास कुछ भी नहीं है, और आपने आज की डेट में उनको भी अनअटेंडेड वनरेबल छोड़ा हुआ है।
विदाउट प्रोटेक्शन। एक और पूछता हूं, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डाइज विद यू। अगर आपकी डेथ होती है तो इंफॉर्मेशन की भी डेथ हो जाती है, किससे आपको पैसे लेने, किसको देने, उनमें से एक सेट ऑफ पीपल आएंगे, दूसरे गायब। नहीं, आपके इंपॉर्टेंट यूजर आईडी पासवर्ड्स क्या हैं, आपने क्या क्या चीजें खरीद रखी हैं, आपके एसेट्स कहाँ हैं, उनके पेपर्स कहाँ रखे हैं, राइट। आपके अकाउंट्स के यूजर आईडी पासवर्ड्स क्या हैं, और जिस लैपटॉप में ये सब कुछ है उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, उसके लिए आपने किया है। तो उसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट बना दीजिए, कहते हैं एसेट इंफॉर्मेशन शीट, जो कि डेथ के बाद इंफॉर्मेशन पास कर देती है नेक्स्ट जनरेशन पे। पर आपको इंश्योर करना है ये इंफॉर्मेशन आफ्टर डेथ ही जाए। अगर बिफोर डेथ चली गई तो कॉज ऑफ डेथ भी हो सकती है। नहीं, चलिए आगे चलते। एक और क्वेश्चन पूछता हूं डिसेबिलिटी रिलेटेड। इफ यू बिकम इनकैपेसिटेटेड, सपोज आप कोमा में चले गए, पैरालिटिक हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, ऐसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपके सिंगली ऑपरेटेड बैंक अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर पाएगा, आपकी सिंगली हेल्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज को कौन रिडीम कर पाएगा। अगर आपने एक प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई है तो इसके आपके बिहाफ पे रेंट कौन ले पाएगा, और रेंट एग्रीमेंट को रिन्यू कौन कर पाएगा। इसके लिए आपने क्या किया है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कहते हैं स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ अटॉर्नी, एक स्पेशल पावर अटॉर्नी है जो इनकैपेसिटेशन पे काम आती है। एवरी इंडियन शुड क्रिएट अ स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी so that tomorrow they are incapacitated, somebody else is able to operate their major accounts, operate their properties etc. अब मैं अपनी लास्ट कंसर्न पे आता हूँ, उसके लिए मैं आपको सिचुएशन देता हूँ। आई एम सॉरी, मैं ऐसी सिचुएशन देता हूँ, मेरा काम ऐसा है। सिचुएशन क्या है, सपोज यू आर ऑन अ वेंटिलेटर फॉर मोर देन 15 days, ब्रेन डेड, लेस देन 5% चांस ऑफ रिकवरिंग, बट डॉक्टर्स कीप यू आर्टिफिशियली अलाइव। व्हाट इज द रिस्क? रिस्क क्या है? यू आर इन लॉट ऑफ पेन, आप 15 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हो, बचने की कोई आशा नहीं है, ऑलरेडी ब्रेन डेड हो, डॉक्टर आपको जीवित रखे हुए। तो इसमें रिस्क क्या है? पहला रिस्क यह है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। आपने देखा है टर्मिनली इल पेशेंट्स को कहाँ कहाँ ट्यूब डालते हैं, वो उसे देख के दर्द होता है, ये पार्ट खोल के यहाँ पे सीधी ट्यूब डाल देते हैं। और दूसरा रिस्क क्या है? आपकी वेल्थ स्लोली किसी डॉक्टर, नर्सिंग होम या हॉस्पिटल पे चली जाएगी। क्या आप कुछ कर सकते हो इसके लिए? इन मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट इन अ लैंडमार्क जजमेंट सेड राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन। इज्जत की मृत्यु हर एक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार है, और आप अपना यह अधिकार एनफोर्स कर सकते हो बाय क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड लिविंग विल, जहां पर आप वो कंडीशंस मेंशन करते हो जिसमें लाइफ सपोर्ट आपसे हटा लिया जाए। आप कह सकते हो 10 दिन से ऊपर वेंटिलेटर पे हूं, 5% से कम चांस रिकवर करने का है, स्विच ऑफ द वेंटिलेटर, कीप गिविंग मी पेन किलर्स बिकॉज आई रिफ्यूज टू रॉट ऑन अ बेड। मुझे बिस्तर पे पड़कर सड़ना मंजूर नहीं है। ये एक लीगली एनफोर्सेबल राइट है इंडिया में टुडे, प्रोवाइडेड यू क्रिएट अ लिविंग विल। प्रोवाइडेड यू क्रिएट अ लिविंग विल, एवरी इंडियन शुड हैव अ लिविंग विल। तो मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट्स बताए। एक है विल, लेटर ऑफ गार्डियनशिप, स्प्रिंगिंग ड्यूरेबल पावर अटॉर्नी और लिविंग विल। ये हर इंडियन के पास होने ही चाहिए। इट्स नॉट ऑप्शनल, इट इज अ कंपल्शन। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विल से पूरी नहीं होती, उसके लिए हम कुछ क्रिएट करते हैं, कहते हैं प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। मैं बहुत कंसाइज में विल और ट्रस्ट के बीच में डिफरेंस बताता हूं आपको। पहली प्रॉब्लम विल की क्या है? एवरी विल कैन बी चैलेंज्ड। दुनिया में ऐसी कोई विल बनी ही नहीं जो चैलेंज नहीं हो सकती। दूसरा, जब आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को विल में देते हो और उसके ऊपर रिस्क आ जाता है जिसको आपने दी, तो ये प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट नहीं होती। सपोज मैंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दी, बेटे के अपनी वाइफ से कोई प्रॉब्लम हुई, उसने एलिमनी क्लेम कर दिया, तो मेरी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। वो एसेट प्रोटेक्शन नहीं देती। ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रस्ट में ओनर कौन है? ट्रस्ट। डाइवोर्स किसका हो रहा है?
इंडिविजुअल का, तो इंडिविजुअल कहेगा मेरे पे है ही नहीं कुछ, मैं दूंगा क्या? किसका है सामान? ट्रस्ट का है, राइट? तीसरा, जो चीज ट्रस्ट के अंदर है उसको दोबारा कोर्ट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। खाली ट्रस्ट का ओनर बदल रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, राइट? तो ट्रस्ट गिव्स यू कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। समटाइम्स you have to protect wealth for your children from your children also. Yes or no? Trust allow you to do that. Trust allow you to protect wealth for your children from your children, for them only, for them only, right? All of that is possible in a trust, not in a will. For every person who has more than 5 crores of net worth, private family trust makes all the reason to create it, right? मैं इन सब पे नहीं जाऊंगा, I don't have time, but मैं लास्ट जो बात आपसे करना चाहता हूँ कि जो इनहेरिटेंस प्लानिंग है, इट इज इमोशंस नॉट लीगैलिटी। ये इमोशंस का मामला है, ये लीगल है ही नहीं। मैं आपको 2-3 इमोशनल वाली बातें कह के आई विल एंड माई सेशन। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप अपने बच्चों में अपने पैसे कैसे डिवाइड करना चाहोगे, तो आप सब एक ही वर्ड बोलोगे, इक्वली। इक्वली। मेरा क्वेश्चन ये, इज इक्वल फेयर? क्या इक्वल न्याय संगत है? बहुत कम सिचुएशंस में इक्वल फेयर होता है। क्या आपके दोनों बच्चे सेम है? उनकी सेम फैमिली ऑब्लिगेशंस है? उनकी सेम फैमिली स्ट्रक्चर है? क्या उनके सेम फैमिली गोल्स हैं? क्या उनके रिलेशनशिप सेम है अपने फैमिली में? क्या आपसे उनके रिलेशन सेम है? क्या दोनों आपकी सेम केयर करते हैं? क्या आपने उन दोनों पे सेम पैसे खर्च करें? तो वेल्थ सेम कैसे हो सकती है? वेल्थ सेम कैसे हो सकती है? तो इक्वल इज नॉट ऑलवेज फेयर। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करता हूं क्वेश्चन को। आपका एक बच्चा लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, आप क्या करोगे? आप ज्यादा उस बच्चे को दोगे जो स्ट्रगल कर रहा है, और कम किसको दोगे? जो अच्छा कर रहा है। बट बाय डूइंग सो आर यू नॉट पनिशिंग सक्सेस एंड रिवॉर्डिंग फेलियर? आर यू नॉट पनिशिंग सक्सेस और रिवॉर्डिंग फेलियर? जिस बच्चे ने बचपन से तुम्हारी सुनी सब कुछ ठीक किया और सक्सेसफुल हो गया, अब उसको सजा मिल रही है इस बात की, और जिसने कुछ नहीं किया, हु हार्डली वर्क, उसको इनाम देके जा रहे हो। आर यू फेयर? नहीं। प्रॉब्लम विद पेरेंट्स इज यू हैव टू बी फेयर एंड अपीयर टू बी फेयर। फेयर होना भी और लगना भी चाहिए फेयर हो, एंड दैट इज व्हाई ट्रस्ट कैन हेल्प यू। दैट इज व्हाई ट्रस्ट कैन हेल्प यू। लास्ट बात इसमें, क्योंकि मैं आई कैन स्पीक होल डे ऑन इमोशनल प्लानिंग, लास्ट बात मैं आपसे एक और पूछता हूं। आज की डेट में एक आम इंडियन किस एज तक जिंदा रहता है? 85-90 की एजेस पॉसिबल है? सपोज आप 90 ईयर्स की एज तक जिंदा रह गए और 90 की एज में आपकी डेथ हुई, उस टाइम आपके सबसे बड़े बच्चे की क्या एज होगी? उस टाइम आपके सबसे बड़े बच्चे की क्या एज होगी? 60। उस उम्र में दे भी दोगे तो बेचारा क्या करेगा? अब उसकी बिल बनाने का टाइम आ गया, तो आपने क्या कि अपने घर में ना एक प्रिंस चार्ल्स को पाला हुआ है, जो रानी के मरने का इंतजार ही करता रह गया। आप समझो प्रॉब्लम क्या है। व्हेन टू गिव, हाउ मच टू गिव एंड हाउ टू गिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह उठा के बिल बना दी। सो मच थॉट हैज टू गो behind it before you create an inheritance plan, right? So that is all from my side. These are my contact details. We have a stall here at NextGen Estate Planning Solutions. If you want to connect with us for inheritance planning, for will planning, trust creations, we will be more than happy to help you. Thank you very much. Thanks a lot.